Hello and welcome to Amplify, a podcast where real stories meet real impact, and we amplify the voices that are shaping the future and inspiring the next generation. So, we are the hosts. I am Anushri. I am Priyanshi. I am Suhani. And at last, I am Antriksh, and we are the host of this podcast today. And this episode is brought to you by Team Agas 3.0. So, today we have someone truly special with us who is a visionary entrepreneur and a great change maker. So, joining us, Mr. Manoj Dhanotia, who is the founder and CEO of Micromitti. And he is also been recognized in Reality Plus 40 Under 40 and endorsed one of the most influential people. So, let's get started with the podcast. So before we talk about startups and businesses, I want to know how's been life treating you lately, or how's been exciting or challenging these days. Because you're asking lately means in my career journey, it is Micromitti mostly for last 21 months. It's being a very different experience from what we have done in last 15-20 years in an IT segment. So earlier I was into AI Italian and whole IT ecosystem, रियल इस्टेट और यू कैन से प्रॉप टेक, या हम जिसे बोलते हैं कि माइक्रोमिट्टी भारत की पहली प्रॉप टेक को इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो लेटली यही हुआ है कि हमें लोगों को सिखाना पड़ा है, और जो हमें पता था करना पड़ेगा रियल इस्टेट के अंदर कि प्रॉप टेक क्या है, वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है एच के द्वारा रियल इस्टेट के अंदर, आम आदमी कैसे इस पूरे इकोसिस्टम से बाहर है, इवन बहुत सारे प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल पीपल एंड सर्विस एजेंसीज रियल इस्टेट सेक्टर से बाहर है, जबकि इट्स ए ह्यूज सेक्टर टू बी इनटू। तो lately we have been very good experience working with people, talking to lot of common people, all kind of people. हमें पिछले 21 महीने में रियल एस्टेट ने लीगल, लाइजनिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, जज से लेके पुलिस, आईएएस, आम आदमी, नगर निगम, बैंकिंग, सबसे मिलने का मौका मिला है, चाहे वो सेल परचेज के लिए हो, चाहे हम जो प्रोसेस बना रहे हैं, इवन सेबी के साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, आए हम बैंगलोर, हमें जाने को मिला है, हम दुबई गए हैं, हम यूएस जाकर आए। तो 21 महीने में माइक्रोमिटी में हमने जो काम किया है, हम जो ब्रांड इंदौर को आगे लेके गए, लेटली इट हैज़ बीन वेरी रिवॉर्डिंग, अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड वेरी डिटेल्ड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। That's truly inspiring and like interesting. And one of the major word that I was seeing was prop tech. So can you please just give us more information about it? देखिए, बुक लैंग्वेज में तो इट्स वेरी सिंपल, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी है ना, बट प्रॉपटेक इन रियल सेंस, इन रियल इस्टेट, क्योंकि रियल इस्टेट ट्रेडिशनली अनऑर्गेनाइज रहा है पूरा, है ना। दो इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द टॉप पायनर इनटू टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बट हमारे ही देश में प्रॉपर्टी में टेक्नोलॉजी बहुत लेट आई है। अब प्रॉपर्टी में टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है, ऑन अ वेरी एआई पर्सपेक्टिव बोलूँ तो काफ़ी सारी कंपनीज टीयर 1 सिटीज़ में, या यूजुअली यूएस के अंदर, अगर जैसे डीमार्ट को कोई शोरूम भी खोलना है तो कैसे खुलेगा, उसका बहुत एनालिसिस होता है, डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन, एआई यूज़ करते हैं उसके अंदर, डेटा यूज़ करते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन कितना है, कितने लोग कहाँ कितना कमा रहे हैं, वो एक टॉप लेवल पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता ही है, जो हमारे यहाँ अभी भी बहुत काम होता है। इवन ट्रैफिक का एनालिसिस होता है उसके लिए कि कौन कहाँ से आ रहा है, कितना कनेक्टिविटी है, तो हमें किस जगह खोलना है। लेकिन प्रॉपटेक अब इस नए सेंस में, जब फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक आप वर्ड सुनेंगे, तो प्रॉपर्टी लिस्टिंग बेसिक से लेके प्रॉपर्टी का लीगल क्यूरेशन करना कि लीगलिटी है या नहीं, उसमें भी एआई का यूज़ हो सकता है। डिजिटाइजेशन जैसे हम बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं तो ऐप बेस्ड, आपने देखा होगा छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ऐप्स आ गए हैं, तो पूरा टेक बेस्ड है। हम जो प्रॉपटेक के अंदर एक फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का वर्ड है, या एसएम रिट आया है, स्मॉल मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो शेयर्स के थ्रू हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, जो एक नया तरीका है रियल एस्टेट में, बिना प्रॉपर्टी ओन करे। तो शेयर्स का ट्रेडिंग कैसे होगा, उसका पूरा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनेगा, तो टेक्नोलॉजी का वहाँ यूज़ है। इवन प्रॉपर्टी के अंदर मार्केटिंग, ब्रांडिंग, क्योंकि अब ये पूरा डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, और इन्वेस्टमेंट जैसे आज इंदौर में हम ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंदौर में जो, हाँ, हम कॉलोनी बना रहे हैं या फ्लैट बना रहे हैं, उसके पास वाले कोई बंदा, ट्रेडिशनली ऐसे ही होता था, जो जहाँ रहता वहीं खरीदता। लेकिन आज इन्वेस्टमेंट टियर 1 सिटी से इंदौर आ रहा है, यूएस से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, देयर आर वेरियस कंट्रीज, कतर से हम लोग इन्वेस्टमेंट लाए, तो उनको पूरा टेक्नोलॉजी का उसमें रोल है बहुत बड़ा,
कि प्रॉप्टेक मतलब एक ऐप हो गया, ऐप पे आपके लाइव कैमरेज लगे हैं, आपका पूरा लीगल ड्यू डिलिजेंस क्लियर करा हुआ है, एआई यूज़ करके आपने डेटा पॉइंट्स निकाले हैं, इवन प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो हम बोलते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है। तो पीपल फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सेक्टर्स, चाहे वो लीगल हो उसमें लीगल टेक बोल रहे हैं हम, फाइनेंस बोल रहे हैं तो फिनटेक बोल रहे हैं हम, या रियल इस्टेट में फिर प्रॉप्टेक, ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हैं। तो प्रॉप्टेक कहने के लिए एक अम्ब्रेला वर्ड है, इसके अंदर आपको फ्रैक्शनल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी दिखेगा, फाइनेंस से रिलेटेड फिनटेक का इंटीग्रेशन दिखेगा, बैंकिंग का, एआई का, आपको इसके अंदर प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी और लीगल से रिलेटेड लीगल टेक बोल सकते हैं वो भी दिखेगा। मार्केटिंग ब्रांडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आप देखते होंगे छोटे छोटे लोग रील्स बनाने लगे, मतलब छोटे छोटे कॉलोनाइजर, नॉर्मल किसी को प्लॉट भेजना है तो वो भी रील्स बनाने लग गया है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम एआई यूज़ कर रहे हैं तो ब्रांड एम्बेसडर भी हम फेसेस अब एआई से बना रहे हैं, हम जो प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहे हैं उसको जो 3D मॉडल है वो हम एआई से बना रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये सब कुछ अब प्रॉप्टेक के अंदर आएगा। तो मेरे हिसाब से दिस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, क्योंकि टिकट साइज बड़ा है, ऑलमोस्ट हर बंदा घर तो खरीदता ही और एक सेकंड घर भी खरीदता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो अगर पैसा आएगा और पैसा बनेगा, चाहे वो HNIs हो, बहुत कमाने का पैसा प्रॉपर्टी में डालते हैं, या आम आदमी जो यूजुअली स्टॉक्स में नहीं लगाता है वो एक घर और प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो एक ट्रेडिशनल इट्स अनस्ट्रक्चर्ड, बट प्रॉप्टेक के कारण इट विल बी स्ट्रक्चर्ड, वेरी फिजिबल फॉर एवरीबडी टू लुक इनटू कि कैसे होगा, क्या खरीद रहा हूँ, कैसे बिकेगा, है ना, कैसे प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये सब कुछ प्रॉप्टेक के अंदर आएगा। So like Micromitti is like one of the best example when it comes to traditional business को एक अभी के टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाना. So yeah, that's really great. सर, जो अभी आपका कोलैबोरेशन था विद संजय पुरी आर्किटेक्ट्स, उसके अंदर एक स्पेसिफिक कंटेक्चुअल डिज़ाइन की फ़िलॉसफी थी जो 2 टायर सिटीज़ में अभी इम्प्लीमेंट की जाएगी। सो सर, वो एग्जैक्टली क्या है? देखिए, पहले तो जो आप शब्द यूज़ करो ना, टियर 2 सिटी, मैं इसको बोलता हूँ टियर नेक्स्ट सिटीज़। ओके। टियर 1 सिटीज़ में तो ज़मीन है नहीं, ठीक है। टियर 1 सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, दिल्ली में पॉल्यूशन आपको पता है कितना है, मुंबई में भी ट्रैफिक का इशू है, बेंगलुरु में 6 महीने बहुत पानी, 6 महीने पानी नहीं होता है। तो ये सारी सिटीज़ के अंदर एक लेवल तक एप्रिसिएशन हो चुका है ना, एक सैचुरेशन आ चुका है। अब टियर नेक्स्ट सिटीज़ इंदौर, लखनऊ, सूरत, भुवनेश्वर, यहाँ पे ग्रोथ होगा। तो जब ग्रोथ होगा तो बड़ी कंपनी जैसे जीसीसी कंपनीज अब इन सिटीज़ में आएंगी, क्योंकि कॉस्ट की अफोर्डेबिलिटी है, ठीक है, लिविंग कॉस्ट अच्छा है, मैं बताऊँ सोशल वैल्यू भी अच्छी है, आप घर जाके खाना खा सकते हो, इतना छोटी सी बात है कि ऑफिस से निकल कर, ये आप टियर 1 सिटी में नहीं कर सकते। तो जीसीसी कंपनीज भी यहाँ पर आएंगी, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहाँ पर आएंगे। तो जब ये कंपनीज आएंगी तो आपको एज ए ब्रांड और एज एन आर्किटेक्चर भी उस तरह का डिलीवरी देना पड़ेगा जो टियर 1 सिटीज़ में आज तक होता था। हम इंडिया के जो बेस्ट आर्किटेक्ट संजय पुरी जी, हम उनको लेकर आए, उनका अपना एक डिज़ाइन फिलॉसफी है, हमारा अपना एक थॉट प्रोसेस है। तो एक टियर 1 में हम जहाँ लग्जरी की बात करते थे, जो संजय पुरी आर्किटेक्ट्स मतलब लग्जरी, उनका एक आर्किटेक्चरल सेंस भी है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स। लेकिन टियर 2 सिटी में इसका अडॉप्शन कैसे होगा? हम यहाँ बहुत लग्जरी कुछ बनाने जाएंगे तो आज भी पेइंग कैपेसिटी उतना नहीं है, बहुत अच्छा है बट मासेस में नहीं है। तो अगर जैसे में IT पार्क बनाना है जीसीसी कंपनीज के लिए, या हम जैसे मधुबन कॉलोनी बना रहे हैं तो हम AQI की बात करने लग गए। तो अब एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारना मतलब पर्यावरण को सुधारना, ग्रीन कंस्ट्रक्शन करना, इसके लिए आपको टॉप आर्किटेक्ट्स भी चाहिए। और टियर 2 सिटी में वो अडॉप्ट कैसे होगा, उसको स्टोरी लाइन में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, मासेस कैसे उसको अडॉप्ट करेगा, और कॉस्ट कंट्रोल रहे। यहाँ हमारा संजय पुरी सर और माइक्रोमिटी का एक कोलैबोरेशन है, हमारा अपना एक फिलॉसफी है कि हम कुछ भी बनाएंगे तो यू फॉर द यूज़ ऑफ आम आदमी बनाएंगे। चाहे हम IT पार्क बना रहे हैं तो हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करें, तो हम सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें रेसिडेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको क्लियर हाइट्स इंटरनेशनल नॉर्म से बना रहे हैं, हम USGSB लीड सर्टिफाइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट को भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप जैसा टियर 2 सिटी में बोल रहे हो, जिस तरीके आप स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हो, क्या आप कमिटेड हो, क्या आप उतना इन्वेस्टमेंट करोगे। इट टेक्स मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ बिल्डर देन एनी अदर काइंड ऑफ नॉर्मल प्रोजेक्ट्स। आज हम AQI की बात कर रहे हैं मधुबन में, तो पर एकड़ जितने पौधे हम लगा रहे हैं यूजुअली उससे 1/3 में काम हो जाता है ना। तो ये इस तरह का कमिटमेंट हमारा सर के साथ में, सर का अपना एक आर्किटेक्चरल सेंस है, हम जो ने कॉन्सेप्ट देते हैं उसमें उनका एक जादू आ जाता है। जिसके कारण इंदौर की स्काईलाइन हम चेंज करना चाह रहे हैं, और नॉट जस्ट इंदौर, इसको देख के हम चाहते हैं कि शहर में जैसे हम स्वच्छता के लिए लोग देखने आते थे, वैसे बाकी सिटी से आर्किटेक्चर देखने भी आए कि कैसे चेंज हो सकता है, और विद अ मिनिमल कॉस्ट, और विच इज़
सेलेबल एंड अडॉप्टेबल बाय द सिटी पीपल ऑल्सो। आप बहुत कुछ महंगा बना के सोचोगे कि मासेस अडॉप्ट करें, वो नहीं होगा। तो हमारा एक फिलोसफी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करें, ग्रीन कंस्ट्रक्शन हम करें, एंड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म हम कुछ चीज़ें बनाएं। यस सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपकी क्या एक वो एडवाइस होने वाली है जो यंग आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स हैं? देखिए, यंग इन जनरल में सबको बोल देता हूँ, इट्स नॉट अबाउट आर्किटेक्चर। अगर आप मुझे टेक्निकल पूछ रहे हैं तो आई थिंक हम तो सस्टेनेबल की बात पहले करेंगे कि यंग आर्किटेक्ट्स भी अगर है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करें, ग्रीन कंस्ट्रक्शन पे हम ज़्यादा फोकस करें। इंदौर में आप ऑलरेडी एक हादसा देख चुके हैं कि हमारे यहाँ डेथ हो गई थी महिंद्रा शोरूम में ऊपर Yes, आग लगने से। right, तो yes. नॉन इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स हम कैसे यूज़ करें। हम बहुत ज़्यादा इंटीरियर्स का यूज़ कर रहे हैं, हमें जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी हम घर में लगा रहे हैं। तो विथ लेस मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस हमारे यहाँ होने चाहिए। ग्रीन कंस्ट्रक्शन जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसमें हमें जोर देना चाहिए मटेरियल का। इस तरह के इंटीरियर से हम बचें जहाँ में बहुत ज़्यादा पैसे की भी बर्बादी है, शो ऑफ अपनी जगह है, बट मटेरियल सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जी। ऐसे हादसे ना हो। और जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ की या कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो तो कम से कम चीज़ों का यूज़ भी हो, उस तरह का हमें आर्किटेक्चर इंटीरियर करना चाहिए। यूथ के लिए मेरे लिए एक ही मैसेज है कि बहुत संभावना है इस सेक्टर के अंदर, सिर्फ डिसिप्लिन और आप फ्यूचर विजन के साथ चलेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दिस सेक्टर, आना चाहिए इस सेक्टर के अंदर। जी सर, थैंक यू। सर जैसे कि आपने सस्टेनेबिलिटी की बात करी और अभी तो इवन गवर्नमेंट भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बट इफ़ वी सी सस्टेनेबिलिटी इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, सो हाउ यू आर बैलेंसिंग बोथ सस्टेनेबिलिटी एंड इवन रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन कीपिंग इन माइंड द माइंडसेट ऑफ एन एवरेज इंडियन इन्वेस्टर? देखिए, सस्टेनेबिलिटी महंगा नहीं है ना? इस पे बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है। प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स होते हैं, प्री कास्ट मटेरियल्स होते हैं। हम लोग अभी बेसिकली जितना भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम साइट पे ही करते हैं, है ना? तो जो आप कॉस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग वर्सेस कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट से कंपेयर करिए। हमारे यहाँ ऐसा भारत में बोला जाता है कि इंसान की जान की कीमत बहुत सस्ती है। तो जब आप कॉस्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे तो अगर आप खुले में आज सीमेंट का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं, स्कूल्स बन चुके हैं, है ना, बच्चे खेलते हैं, आपके बड़े बड़े पेरेंट्स रहते हैं, अगर वहाँ हम ओपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको एक ग्रीन नेट लगाना होता है। या चाइना में आपने देखा होगा डोम बनाया है, तो पॉल्यूशन को साइट पे हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि हवा में PM 2.5 के कण उड़ते हैं। तो जहाँ ऑलरेडी डेंस पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे अब मैं बोलूँगा सस्टेनेबल अगर प्री फैब्रिकेटेड प्री कास्ट मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो तो मे भी आपकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन कंपेयर टू ह्यूमन हेल्थ और इंसान की जान की कीमत से ज़्यादा नहीं है। और एक्चुअल में अगर आप एनालिसिस करोगे तो प्री फैब्रिकेटेड प्री कास्ट मटेरियल सस्ते पड़ते हैं, है ना, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। हम छोटी छोटी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ प्री फैब्रिकेटेड या महंगा मटेरियल यूज़ करना है। ग्रीन मटेरियल महंगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके यहाँ से साइड से जो ट्रक आ रहे जा रहे हैं तो बाकी कंट्रीज़ में ना ट्रक के टायर्स भी धोए जाते हैं जब वो साइड से अंदर बाहर होते हैं, सो दैट वो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में उड़े ना, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं ग्रीन सीमेंट या ग्रीन सली की बात भी नहीं कर रहा अभी, वो आप वहाँ बोल सकते नहीं थोड़ा महंगा पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ से तो वो भी सस्ता है, बट हमारे यहाँ उसमें भी बहुत एजुकेट करने की ज़रूरत है। लोकल मटेरियल का सोर्सिंग करें। हम आज भी इंपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि हम चाहें तो आसपास के पत्थर जो यूज़ कर सकते हैं वो हम यूज़ करें। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि सस्टेनेबल का सिर्फ मतलब मेरी साइट पे काम हो रहा है वो नहीं, सस्टेनेबल का मतलब है अक्रॉस ग्लोब। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जो ट्रांसपोर्टेशन, तो फ्यूल का जो कंजप्शन हो रहा है वो भी कॉस्ट टू नेचर है ना। तो कलेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो लोकल मटेरियल का यूज़ करना, लोकल सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करना, कम मटेरियल का यूज़ करना, एक्स्ट्रा आप इंटीरियर एक्स्ट्रा जो डिज़ाइनिंग वो ना करें तो आप पर्यावरण को वहाँ भी बचा रहे हो, ठीक है। अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन हम ना करें। कोवर्किंग स्पेसेस हम बोलते हैं उसका चलन ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है। को लिविंग बढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो उस पर तो बहुत एक एजुकेशन हमारे इंडिया में हम लोग काफ़ी पीछे हैं, खास करके टीयर नेक्स्ट सिटी में तो अभी कोई बात भी नहीं करता है। हमें अभी से बात करना चाहिए। तो फिर आज जैसे AQI की बात हम शायद 9 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था, तब इंदौर में कोई बात भी नहीं करता था इस बारे में। अब दिल्ली को देख के हम कर रहे हैं, लेकिन ठंड को जाने दीजिए हम फिर सब भूल जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ठंड में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दिल्ली को देख के हमें याद आता है, जबकि कुछ दिन पहले देवास में भी 300 AQI था। इंदौर का AQI जब मैंने चालू करा तो 40 50 60 ही होता था, आज हम भी 100 150 तक पहुंच गए हैं। तो बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, तो इस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे तो बात करनी पड़ेगी। इट हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद ह्यूमन लाइफ, है ना। वो हवा के कण जो हमारे अंदर जा रहे हैं, हमारे बच्चों के शरीर में जा रहे हैं, ये हमें आगे चल के बहुत नुकसान देने वाले हैं। Thank you, sir. It was very helpful. So now we are on the topic of sustainability. Could you tell us more about your new project, Micromitti Madhuban? मधुबन में हम पहले दिन से बहुत क्लियर थे। जैसे मैंने लेस कंस्ट्रक्शन की बात करी, तो हम बोलते हैं 1250 स्क्वायर फीट के अपने प्लॉट्स निकाले, लेकिन 2500 का आपको एहसास दे रहे हैं। तो जो मैं कॉमन लिविंग की बात कर रहा हूँ, हमने जिस तरह से पीछे गार्डन्स निकाले हैं कॉमन, तो या तो आप मुझसे 5000 फुट का प्लॉट खरीदते, 2500 पे घर बनाते, 2500 पे गार्डन बनाते हो। एचएनआई में ऐसा बहुत होता है, बड़े बड़े प्लॉट्स लेके एक एक एकड़ में वो यही करते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं। तो हमने कम में 1250 में आपको 13 मीटर बाय 10 मीटर के गार्डन्स दिए हैं, बड़े बड़े गार्डन्स दिए हैं, है ना। हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बात किया है, तो हमने हैदराबाद से इन्विजन लैब्स को लेकर आए। अब हो सकता है हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई, लेकिन आज वहाँ जो लोग रहेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ लो होने वाला है, उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। अब कहने को वो मुझे शायद 10 लाख रुपीज़ ज़्यादा दे रहा है कंपेयर टू पास वाली किसी कॉलोनी से, लेकिन उसकी लाइफ लॉन्ग हेल्थ में वो इन्वेस्टमेंट है ना। उतने हमने वहाँ पेड़ लगाए, उतना हमने प्लानिंग करा है सनलाइट का, एयर फ्लो का। हम जो वॉकवे मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, तो मुर्रम वाले पाथवेज बना रहे हैं, हम ग्रे स्केल पे क्लब हाउस बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम जो मटेरियल पेंट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर ग्रीन कंस्ट्रक्शन। तो इन सब चीज़ों का वहाँ जो लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, तो सिर्फ एक कॉलोनी नहीं है ना, हम घर भी बना रहे हैं और बड़ा एक रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सो दैट कम से कम मटेरियल में ग्रे स्केल पे इस तरह से घर बने, क्योंकि लोगों को टाइम भी नहीं है ना। क्वालिटी मटेरियल में हम जिस तरह के पाइप्स यूज़ करें, आज इंदौर में हमारे यहाँ भागीरथपुरा में नाली का पानी मिल गया, है ना। हम NP3 पाइप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, जो ग्रेड है हमारा। उसका मतलब ही यही है कि आपकी पीने की लाइन में, पानी की लाइन में 5 10 15 साल बाद जो लीकेज आता है और फिर गटर का पानी मिक्स हो जाए, वो ना हो। तो हमें ग्रेड ऑफ ड्रेनेज भी सुधारना पड़ेगा, है ना। वाटर जो इंटरनल कॉलोनी में तो हमारे कंट्रोल में, मैं पूरे इंदौर में तो नहीं कर सकता, बट कॉलोनी में जो हमारा कंट्रोल था, हमने उस ग्रेडिंग का यूज़ करा है कि 15 साल नहीं, वो 50 60 100 साल चलना चाहिए। ग्रेडिंग का पाइप है, तो कल को लीकेज ना हो। इतना सिंपल ही टॉपिक है, लेकिन आज देखो हमारे यहाँ कितना उस पे नुकसान हुआ है लोगों का। तो इन चीज़ों पे हमें सोचना पड़ेगा। इसी को मैं बोलता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। शायद मेरी कॉस्ट थोड़ी सी आज ज़्यादा है, बट ह्यूमन लाइफ आप देखोगे 15 20 25 साल आगे तो कुछ भी नहीं है, इट इज़ नथिंग। NP2 NP3 ग्रेड पाइप में कॉस्टिंग थोड़ा ही हमारा बढ़ता है। इस तरह से हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हम लेकर भी आ रहे हैं। That's a remarkable project, sir. Hello, sir. So, how does this sustainability platform is actually creating a bridge for first-time users or investors to, basically to convert their FDs and goals into real structured states, and how financial literacy is so impactful in it? देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ आज भी लोग एक्चुअल फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, चाहे लोग इसमें बुरा मान जाए। और इस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। यूथ पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर जुआ खेल रहा है, ये सत्य है ना। नए जितने भी लोग हैं, सबको फास्ट मनी बनाना है। लोग आज भी नहीं समझते हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वर्सेस फास्ट मनी, देयर इज़ अ ह्यूज गैप ऑफ नॉलेज आउट देयर। तो अब मैं यूथ को बहुत जल्दी चेंज तो नहीं कर सकता, बट एक बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा भी है जहाँ पे लोग पैसा आज भी एफडी में ही रखते हैं, है ना। एफडी में आपको पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न आता है, ठीक है। और वेल्थ मैनेजमेंट का बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि आप डाइवर्सिफाई करो। तो जो HNI है वो तो बहुत वेल एजुकेटेड है, वो ये सब चीज़ें समझते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, आप वॉरेन बफे के भी स्टेटमेंट सुनोगे, है ना, तो वो यही बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन काम करने की बहुत ज़रूरत है। असेट क्लास 3 ही है भारत में, या तो स्टॉक मार्केट्स, एफडी गोल्ड या रियल एस्टेट, है ना। तो जैसे सेबी का एक डेटा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुल 50 लाख ही एक्टिव अकाउंट्स हैं। तो सेबी का भी एक डेटा है जहाँ पे एक्टिव इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में 5 मिलियन, मतलब कुल 50 लाख अकाउंट्स ही हैं। पर भारत की पॉपुलेशन तो 1 बिलियन है, तो बाकी लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो ट्रेडिशनली लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम कहीं फ्रॉड्स की बातें भी सुनते हैं, बहुत फ्रॉड हो जाते हैं। और बाकी लोग एफडी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा एक रियल एस्टेट का सेक्टर या इन्वेस्टमेंट का एक सेक्टर बोलें
तो उस पर एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमें डाइवर्सिफाई करना लोगों को सिखाना चाहिए, और ख़ास करके आम आदमी को। और यूथ का भी जैसे मैंने एक पैटर्न देखा है कि ठीक है, मेरी एक लाइन है, आधा ख्वाब आधा ज़मीन। तो यूथ लगाएगा, एफ करेगा, उसको फास्ट मनी बनाना है, पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है 30-35 एज होते होते भी यूथ के पास आज घर नहीं है ना। लोग घर के लिए काम भी नहीं कर रहे हैं, मतलब मम्मी पापा का घर है उसमें रहते हैं, और फ्यूचर अपने घर की बात भी नहीं करते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग ऑन जॉब, वो आज भी किराए के घर में, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। भारत में अगर आप समझेंगे कि रिसेशन जेन्युइनली बोले तो कभी आया ही नहीं, है ना। 2009 का रिसेशन मैंने देखा है, अभी भी कुछ टाइम पहले हम पूरे वर्ल्ड में रिसेशन की बात कर रहे थे, हमारे इंडिया में नहीं है। उसका एक रीज़न था, हमारे एक पैरेलल इकोनॉमी है, हमारे मम्मी पापा और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हुए हैं, उन्होंने घर बना लिया, रोटी कपड़ा मकान आपके दादाजी और पापा जी ने आपको दे दिया है ना। तो यूथ को वो चिंता है नहीं। बट मूविंग ऑन फ्यूचरिस्टिकली, अगर हम क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी में चले गए, हम सिर्फ इक्विटी में एफ में ही अगर पैसा लगाते रहे और वहीं फास्ट मनी में रह गए, तो फ्यूचर जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। बिकॉज आज के टाइम पे वर्ल्ड जो है अब केवल 6 पिलर पे ही चल सकती है। हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये फर्स्ट चीज़ हो गई। अब जो सेकेंडरी चीज़ है इसमें सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल एक्सपेंशन इज देयर। व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट दिस? देखिए, दो अलग अलग टॉपिक है। आपने जो 6 पिलर वाली बात करी है, पिलर तो वो 4 ही होने वाले, रोटी कपड़ा मकान से आगे आप जा नहीं पाओगे। अगर आपने वो चीज़ें सिक्योर नहीं करी और आप टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और हम जो बड़ी बड़ी ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करें, तो एक तरफ वो पूरा ख्वाब है जो हमें करना है ना, ग्रोथ है, लेकिन बेस है। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन को उससे जोड़ रहे हो, तो पहले तो आपको आपका रोटी कपड़ा मकान ही सिक्योर करना है। अगर आप डेवलप कंट्रीज़ को देखते हुए क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी, ईएमआई इकोनॉमी उसमें चले गए, और फिर टेक्नोलॉजी, बिजनेस, स्टार्टअप्स, जो हमारे यूथ आज बहुत बातें करता है, मैं अपना बिजनेस खोलूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो कुछ भी करने को रेडी उसके लिए। तो टिल एज इट इज़ ओके, टिल 20-25 यू शुड टेक ऑल द रिस्क। बट आफ्टर 30-35 अगर आप तब भी वो एफ ही कर रहे हो, है ना, अपना अपना वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट या एफ कर रहे हो, तो आपको लॉस होने वाला है। यू आर एट रिस्क, यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट रिस्क, यू आर पुटिंग योर फैमिली एट रिस्क, यू आर पुटिंग योर फ्यूचर किड्स एट रिस्क। तो फाइनेंशियल एजुकेशन को हम सेपरेट कर लें कि बेसिक एजुकेशन फाइनेंशियल होना चाहिए कि कैसे सेविंग्स करना है। हमारा पूरा भारत सेविंग्स पे ही चलता है, और इसीलिए हम लोग आज भी रिसेशन से बहुत दूर हैं। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ व्यापारी बनिए, हम जो बोलते हैं, हम लोग जिस तरह से धंधा करते आए हैं, अपना घर बनाना, अपनी ज़मीन क्रिएट करना, अपना वेल्थ, पुराने लोगों का पैसे से ही आज यूथ मज़े भी कर रहा है। आज जितना आप देखोगे कि एक नया हाईवे आ गया और किसान ने ज़मीन बेच दी और बहुत मज़े कर रहा है, वो उनके बच्चे कर रहे हैं। किसान ने तो 20 साल उसको इकट्ठा करा है। तो वो फाइनेंशियल एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान के अराउंड तो हमेशा रहना चाहिए। वो हमारा भारत को बाकी दुनिया से अलग करता है, इसीलिए हम सिक्योर्ड देश है। आज भी हमारे यहाँ देखिए सोशल सिक्योरिटी उतना एडवांस नहीं है। डेवलप कंट्रीज़ में आपको हेल्थ बराबर मिलेगा, आपको मतलब आप किसी अस्पताल में जाओगे आपको इलाज मिलेगा सेम जो एक अमीर को मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट आपका इलाज नहीं करा रही टॉप लेवल का, तो आपको आपका इलाज कराना, अपने बच्चों को आपको सिक्योर करना पड़ेगा। वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको रोजगार भत्ता मिलता है। अगर आपको जॉब नहीं भी है ना, तो आपको घर और पैसा बिल्कुल अच्छे खासा मिलता है। हमारे यहाँ नहीं मिलता। हमारे यहाँ मनरेगा का पैसा मिलता है गड्ढा खोदने का। तो आप ये ध्यान रखिए कि वो बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन, वो स्टेबिलिटी तो यूथ में होना चाहिए। उस पर एजुकेशन में बहुत बात होना चाहिए। अगर वो सिक्योर्ड है आपका, तो फिर आप सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल एक्सपेंशन, बिजनेस, उन सब की बात भी करिए। वो अच्छी बात है कि हम नेक्स्ट भारत को अगले 50 साल 100 साल कहाँ ले जाना चाहते हैं, है ना। तो वो एक अलग पूरा अपने आप में डिस्कशन है कि क्या सेक्टर्स हैं जहाँ पे ग्रोथ है। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, जीसीसी कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। ट्रम्प जो यूएस में कर रहे हैं उसके बाद मुझे लगता है आईटी और ज़्यादा इंडिया में चलेगा, क्योंकि उनको फिर आना ही पड़ेगा इधर, करेंगे क्या। लेकिन पहले सर्विस सेक्टर में बहुत बिजनेस होता था। अब मैं बोलता हूँ वो लेबर आर्बिट्राज नहीं है डॉलर वाला, उधर मैं तो महंगा या सस्ता, आज यहाँ भी सैलरीज उतनी हाई है। तो आपको इंटेलेक्चुअल काम करने पड़ेंगे, आपको एआई का अडॉप्शन करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट्स में काम करना पड़ेगा, आपको इंजीनियरिंग में काम करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट जेन्युइन है। सिविल जैसे हम बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन में बहुत स्कोप है, उन पे हमें बात करना चाहिए। एंड दोज आर नेक्स्ट बिग सेक्टर्स टू वर्क ऑन। Thank you so much. So, last but not the least, according to you, what changes should we make in government policies, or what new innovation should education sector make so that everyone knows how important is sustainable development? सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पूरी पॉलिसी आना चाहिए, है ना, कि ग्रीन कंस्ट्रक्शन। और गिवन भारत में जिस लेवल कंस्ट्रक्शन होने वाला है और हेल्थ को लेके हमें जितने कंसर्न्स हैं, एक्यूआई आप देख ही रहे हो, तो आई थिंक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी आना चाहिए कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल ही होना चाहिए। प्री फैब्रिकेटेड, प्री कास्ट मटेरियल जो है वो, इवन रीयूज़ ऑफ मटेरियल हमारे यहाँ कंपल्सरी होना चाहिए। प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए।
आयरन वगैरह जितना भी डिमोलिशन होता है पुराना, उसका वापस रीयूज़ होना चाहिए। लेस मटेरियल में हमारे यहाँ पॉलिसी आना चाहिए कि आप एक घर बना रहे हो तो घर में एक्चुअल में आप कितना खर्चा कर सकते हो। आई नो इट इज़ टफ और बहुत, आई डू नॉट नो कि कैसे गवर्नमेंट करेगी, बट इस पे बात होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ समाज के लेवल पे शादियों में तो हो गया कि खाने में इतना ही खिलाएँगे या इतना ही करने देंगे, गाँवों में होने लगा एक्चुअली, है ना? तो वैसा कंस्ट्रक्शन में भी होना चाहिए पॉलिसी कि कितने स्क्वायर फीट में कितना बनना चाहिए घर, है ना? वर्टिकल डेवलपमेंट पे हमें बात होना चाहिए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से हम बना रहे हैं, उसके आसपास हरा ग्रीन डेवलपमेंट कैसे हो, उसपे हमारी पॉलिसी हमारी होना चाहिए। बहुत सारी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह हमारे यहाँ बहुत कंपल्शन होना चाहिए, किस तरह का होगा तो पानी पीने की क्वालिटी बहुत बेसिक्स है। हमारे यहाँ इंफ्रा बहुत 70 साल पुराना हो गया है, पुरानी जगह। हम आज भी डेंसली पॉपुलेट कर रहे हैं, हर सिटी को डेंसली कर रहे हैं, हमें उसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। आप पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं और किस तरह से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। उसमें गवर्नमेंट का कॉस्ट है, क्योंकि आप जब फैलाते हो सिटी को तो आपको रोड इंफ्रा भी बनाना पड़ता है। तो उसके कारण हम फैला नहीं पाते, लेकिन आप एक ही सिटी में उसको वर्टिकल खड़ा करते जाएँगे तो फिर जो एक्जिस्टिंग इंफ्रा है ड्रेनेज का, सीवेज का, वो उस पे प्रेशर आता है ना? पेड़-पौधे उतने होते नहीं उतने डेंसली एरिया में, तो इन सब पे लेके एक रिसर्च होना चाहिए। आई थिंक रिसर्च बहुत सारी है भी, बट बहुत जल्दी उसपे पॉलिसी आ जाना चाहिए। थैंक यू सर, योर हुँ। सजेशंस आर ट्रूली रिमार्केबल। थैंक यू। Okay, so one interesting question which I want to ask you, this name Micro Mitti looks so attractive and सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है. So I just want to know the story behind this name कि ये कैसे like Micro देखिए Mitti. बड़ा सिम्प्लीफाइड है। आई वांटेड टू वर्क विथ कॉमन मैन, जो मैंने बोला कि फाइनेंशियल एजुकेशन हैज़ टू बी पेनिट्रेटेड विद द कॉमन मैन, आम आदमी। और आम आदमी जब मैंने एनालिसिस करा तो सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट बहुत छोटा सा ही सेगमेंट है। आदमी रियल एस्टेट में ही पैसा लगाता है ना? जो भी, चाहे वो गाँव का बंदा हो, चाहे टियर 2 हो और टियर 1, सबसे रईस आदमी भी सब ज़्यादा पैसा कमाता है, पैसा रियल एस्टेट में आ जाता है। लेकिन आम आदमी का पैसा रियल एस्टेट में आता है तो मिट्टी में लगा रहा है। मेरे लिए वो मिट्टी है। और हमारे लिए रियल एस्टेट सिर्फ़ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, कॉलोनाइज़िंग नहीं है। मैं बिल्डर कॉलोनाइज़र नहीं हूँ, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे पता भी नहीं कैसे होता है। बट मुझे ये पता था कि रियल एस्टेट में पैसा लगता है, फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। लोगों को एक्चुअली कोई डायरेक्शन, जैसे स्टॉक मार्केट में रिसर्च, एनालिस्ट, रिपोर्ट सब कुछ होता है ना? ऐसा रियल एस्टेट में कोई है नहीं। तो हमें मिट्टी से रिलेटेड ऐसी ब्रांड बनानी थी कि ज़मीन में आप इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म आप वेल्थ क्रिएशन करो। फिर इसमें सेकंड टॉपिक आता है कि रियल एस्टेट में तो बड़ा पैसा होता है तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1 करोड़ से नीचे तो कुछ प्लॉट भी नहीं मिलता आज की तारीख में। तो माइक्रो इन्वेस्टमेंट कैसे होंगे? है ना? छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करके, जैसे बड़े कॉलोनाइज़र डेवलपर 400, 500, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 5, 10 लाख, 15 लाख से इन्वेस्टमेंट कोई कैसे कर पाएगा? तो वो माइक्रो मिट्टी ऐसे एक शब्द बना। शब्द एक्चुअली पहले बनाया था मैंने माँ मिट्टी, है ना? लेकिन फिर जब हमने सोचा कि इसको एक्चुअल में आपको ब्रांड करना पड़ेगा और हम इंटरनेशनल पैसा, मतलब मल्टीपल कंट्रीज़ हम भारत में पैसा लाना चाहते हैं, भारत से टियर 2 में, तो हमने उसको माइक्रो मिट्टी नाम दिया। This was such a thoughtful thing. One advice that you would like to give to a Gen Z or a 20-year-old? Uh, नॉट जस्ट जेन ज़ी 20, मैं तो, मेरी भी 2 डॉटर्स उनको भी बोलता हूँ, फ्रॉम स्कूल किड्स टू एवरीबॉडी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन इंडिया टुडे, इन द ग्लोबल वर्ल्ड, इज़ मेंटल स्ट्रेंथ, है ना? यू हैव टू बी मेंटली वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब डेवलप्ड कंट्री के शब्द थे जो आज हमारे यहाँ भी आ गए हैं, ठीक है? और चाहे आप बिज़नेस करो, चाहे आप जॉब्स करो, जॉब में जाओ, या आप घर का ही कोई बिज़नेस करने वाला है, या आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, घर पे आप लेडी भी हो, मतलब हाउस मेकर भी हो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे होगे, कैसे आप चीज़ों को परसीव करते हो, कैसे आप चीज़ों के लिए आगे प्रोग्रेस करना चाहते हो, करियर कैसे बनाना चाहते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे होंगी। ये सब चीज़ें, है ना? यू हैव टू बी वेरी, वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग टू गेट थिंग्स डन। ख़ास करके भारत जिस दिशा में जा रहा है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ती जा रही है, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली एंड train your mind, otherwise it is going to be very, very difficult in future times for you to sustain and survive. Otherwise भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, भारत में ग्रोथ होगी। भारत, मेरा तो विजन है कि 2047 तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे, $30 ट्रिलियन, $50 इकोनॉमी बनेगा, है ना? हमारे पास पॉपुलेशन ही हमारा हथियार है, कंजम्पशन इकोनॉमी है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रहा है, इंजीनियरिंग में जॉब्स बहुत स्कोप है, बट यू जस्ट हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग टू स्टीयर थ्रू ऑल ऑफ दिस। thank you so much, sir, for your advice. सर, आपने जैसे बताया कि आप चाहते हैं कि जो भी लोग हैं इंडिया में वो
इन्वेस्ट करें, भले ही छोटा बट स्टिल इन्वेस्ट करें। सो बेसिकली ये अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात हो रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो अफोर्डेबल आर्किटेक्चर है उसका सबसे बड़ा मिथ क्या है? मतलब जो इंडिया में लोग मानते हैं कि हाँ अगर हम ये चीज़ है तो हम यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, आपका प्रश्न इन्वेस्टमेंट को लेकर है। मैं हमेशा एक बात बताऊँ, भारत में शुरू से आम आदमी को सिखाया गया है रेगुलर इनकम। एफडी मतलब रेगुलर इनकम, म्यूचुअल फंड मतलब रेगुलर इनकम, ठीक है? बहुत स्कीम्स आती है, एलआईसी मतलब सब, हर व्यक्ति को रेगुलर इनकम कि आप इन्वेस्टमेंट करो, रेगुलर इनकम कमाओ। रेगुलर इनकम इज़ टैक्सेबल। आपकी जो भी इनकम होती है ऑनगोइंग, उस 35% का टैक्स लगता है। और जो अमीर लोग हैं, एचएनआई, वो रेगुलर इनकम में इन्वेस्ट नहीं करते। आपने सुना होगा जेफ बेजोस हो गया, या भारत के भी जो बहुत सारे बड़े नाम हैं, ये टैक्स ही नहीं भरते। सुना होगा आपने स्टोरी, ज़ीरो जी। टैक्सेशन। फिर ये अमीर कैसे हैं? ज़ीरो टैक्स पे कोई अमीर कैसे होता है? इवन डोनाल्ड ट्रम्प है, ज़ीरो टैक्स पे अमीर कैसे होते हैं? ये सारे लोग आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सीख गए हैं। वो लोग असेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग शेयर्स में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको रिडीम ही नहीं करते, उनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए। वो बैंकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उसी के ऊपर लोन लेकर अपना खर्चा चलाना, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये बहुत छोटे-छोटे मैंने शब्द बोले शॉर्ट में, ये आम आदमी को सीखना पड़ेगा। हमें भी उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हम उस तरह का असेट क्लास बनाएँ, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करें, जहाँ पे रेगुलर इनकम ना हो। इनकम मतलब टैक्स, इनकम मतलब टैक्स। बड़े लोग इनकम नहीं बनाते, वेल्थ क्रिएट करते हैं, जी। है ना? अब आप इसको अगर रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहे हैं, तो अगेन हमारे यहाँ लास्ट में हम एक प्लॉट खरीद लेते हैं या एक फ्लैट खरीद लेते हैं, सब कुछ पूरा बनने के बाद, है ना? अगर आप वाइट मनी की बात कर रहे हो, आपको तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो प्री ओपन होता है उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है हमारे यहाँ, है ना? ये सब चेंज होना चाहिए। टियर 1 सिटी में ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। टियर 2 में आज भी सब लोग कैश में ही डील कर रहे हैं, और जो वर्किंग क्लास है वो तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में ब्लैक मनी है ही नहीं। राइट। तो माइक्रोमेटिक जैसी कंपनी आप और भी बना सकते हैं, जहाँ हम 100% वाइट की बात कर रहे हैं। छोटे टिकट साइज से आपको उस तरह के प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं जहाँ आपका रेगुलर इनकम आएगा नहीं, लेकिन वेल्थ क्रिएट होगा, है ना? उसमें फिर बैंकिंग स्कीम्स होती हैं, लीज, रेंटल, डिस्काउंटिंग, एलआरडी, जो बड़े लोग बहुत यूज़ करते हैं। ओडी बना लेते हैं असेट के ऊपर, 7% उनको ओडी मिल जाता है, उससे वो फिर असेट बना लेते हैं। ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट में। ये फाइनेंशियल गैप है हमारे देश में, जो एचएनआई बहुत अच्छे से मास्टरफुली इस आर्ट को समझ चुके हैं, इसीलिए वो पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आम आदमी को कभी किसी ने नहीं बताया। आपके पैसे से आप पैसा डालते हो एफडी के अंदर, सब जानते हैं, है ना? आप पैसा डाल देते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, उसी से बिजनेसमैन पैसा, अपना पैसा बनाता है। तो विच इज़ नॉट रॉन्ग, ये बिजनेस है, वो जानते हैं इसलिए वो करते हैं। तो मैं उनके लिए, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो आर्ट हमें भी सीखना चाहिए। माइक्रोमेटी उसी के लिए काम कर रहा है। हम सिर्फ रियल एस्टेट में कॉलोनी या बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम फाइनेंशियली लोगों को एजुकेट करें कि हाउ टू मेक मनी लाइक अदर्स, लाइक एचएनआईज। आपको आना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत टफ नहीं है, जी। एंड दैट बेनिफिट्स नेशन ऑल्सो। जब आप बड़ी एसेट क्लास में, बड़े प्रोजेक्ट्स में आम आदमी का पैसा लगता है और सही तरीके से लगता है, तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स बनने से दूसरी कंपनीज भी आती हैं। तो अगर आप उसको मैं आर्किटेक्चर की तरफ घुमा के ले जाऊँ कि ये इन्वेस्टमेंट से आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आज अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंदौर में अगर आना चाहती है ना, कोई आईटी सेक्टर की कंपनी, तो हमारे यहाँ एक भी ग्रीन बिल्डिंग या यूएसजीएसबी लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग ही नहीं है। तो आपके ऐसा कोई आर्किटेक्चर ही नहीं जहाँ कोई बड़ी अच्छी कंपनी आके उनके ईएसजी नॉर्म्स के हिसाब से आके बिजनेस करे, तो कैसे आएंगी बड़ी कंपनीज? तो आपको बनाना पड़ेगा। तो वहाँ आर्किटेक्ट का रोल आ गया कि उस तरह की बिल्डिंग हम बनाएं। अगर वो कंपनी आएंगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा, वो कंपनी को भी स्कोप मिलेगा, या जॉब्स भी जनरेट होंगे। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड कि Right. पैसा लग कहाँ रहा है। अगर अच्छी जगह पैसा लग रहा है, शहर में अगर अच्छा कहीं प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज आ सकती हैं, जीसीसी आ सकती है, तो शहर भी आगे बढ़ेगा, शहर में इन्वेस्टमेंट भी आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब जनरेट होंगे, रेगुलर इनकम शहर की, और देश में शहर का नाम होगा, जी। है ना? यही हमारा फिलॉसफी है पूरा ओवरऑल माइक्रोमेटिक अराउंड। थैंक यू सर। थैंक यू। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वन लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप खुद एक फाउंडर है, आप भी एक एंटरप्रेन्योर है, एंड आपने इतना सालों वर्क करा है तब जाके आज माइक्रोमेटिस लेवल पे। सो व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर्स हु लेफ्ट द एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर जर्नी? वो लेफ्ट, तो मैंने सबसे पहले बोला था मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होना चाहिए। आपने छोड़ा क्यों? छोड़ना कुछ नहीं होता है। अगर कुछ नहीं चल रहा है, आपने बंद कर दिया, ठीक है, फिर स्टार्ट कर लो। बिजनेस तो बिजनेस है, बट देयर इज लॉट ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्ड। अभी क्या होता है हमारे देश में, स्टार्टअप मतलब फंडिंग। हमारे यहाँ पूरा कल्चर बहुत एक्चुअली ख़राब हो गया है। स्टार्टअप बिजनेस वाला मतलब फंडिंग। कोई बिजनेस बाद में सोचता है, पहले सोचता है मुझे फंडिंग कैसे मिलेगी। तो आपने तो पहले दिन ही अपनी कब्र खोद ली उस धंधे को वापस डालने के लिए। ट्रेडिशनली से बोलता हूँ, भारत व्यापारियों का देश रहा है,
है ना, और व्यापारी ने हमेशा फ़ायदे बिज़नेस बनाने के लिए, मतलब प्रॉफिट बनाने के लिए काम करा है। वो फ़िलॉसफ़ी वाज़ बेटर देन टुडेज़ स्टार्टअप फ़िलॉसफ़ी, है ना? आप बिज़नेस सोचो तो पहले ये भी सोचो कि पैसा बनेगा कैसा? हाँ, कोई बिज़नेस खड़ा करने में कैपिटल लगता है, इंफ्रा खड़ा कर रहे हो तो 1, 2, 3 साल आपका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगा। ये बेसिक्स ऑफ बिज़नेस हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड में पढ़ाए नहीं जा रहे हैं कि ठीक है, आप बिज़नेस बनाओगे, आपको 3 साल नुकसान हो सकता है। कोई भी बड़े बिज़नेस को ब्रेक इवन आने में 3 साल लगते हैं, लेकिन उसका प्लानिंग होता है। उसमें आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्रिएट कर रहे हो तो आपको बैंक से लोन मिलेगा, बैंक पूरा प्लान लेता है। आपको प्लान देना पड़ता है कि मेरा कितना इन्वेस्टमेंट होगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, इसको सेल्स कैसे करेंगे, इसकी डिमांड कितनी है, टारगेट मार्केट कितना है, टारगेट एरिया कितना है आपका, टिकट साइज़ कितना है। ये बेसिक्स पे तो हम बात करते नहीं हैं और आजकल हम बात करते हैं मैंने बिज़नेस चालू करा, मुझे फंडिंग कहाँ से मिलेगी? तो आपको जब फंडिंग लेने आते हो आपको ये भी नहीं पता होता है कि सेल्स कितनी होगी और इसमें मार्केट है या नहीं है। इसलिए ज़्यादा स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को बुक्स पढ़ना चाहिए। मेरा तो सिंपल एडवाइस यही है। मैं भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, हमें किसी ने सिखाया नहीं। हम कर करके 20 साल में सीखे तो 2 साल में माइक्रोमेट्री उतना बड़ा बन गया। आप शॉर्टन कर सकते हो लाइफ साइकिल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर अगर आप बुक्स पढ़ोगे। ठीक है, आप ट्रेड फेयर्स में जाओ। आप जैसे आज आप इंटरव्यू कर रहे हो, आपको ऐसे एक्चुअली इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए, डिटेल डिस्कशन करना चाहिए कैसे बनेगा। प्लानिंग करो, आप मेंटर्स बनाओ, है ना? हमारे यहाँ मेंटर्स आज भी बहुत अंडररेटेड है, लेकिन मेंटर मतलब ये नहीं कि सब कुछ वो आपको बता देगा, लेकिन आप महीने में 1 बार तो जाके मिल सकते हो। लेकिन उन्हीं के पास जाओ जो आपको गाइड सही डायरेक्शन में हो, जिन्होंने खुद कुछ किया भी है। हमारे यहाँ मैंने कई बार देखा आपकी खास करके स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी सारे स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारा ज्ञान देके जाते हैं, आप ताली बजाते हो, पैसा 1 रुपया देके नहीं जाते हैं। आप पूछ लिया करो कि सर पैसे लगाओगे हमारे बिज़नेस में? अगर वो मना भी करें तो प्रश्न है फिर बताओ कि क्यों नहीं लगाओगे? आप हमें फंडिंग, वीसी की बातें मत बताओ। ये कल्चर चेंज होना चाहिए हमारे यहाँ। अगर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं ना, स्टार्टअप इज़ नॉट इक्वल टू फंडिंग वेंचर। इवन हमारे यहाँ बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी ऐसी होंगी कि आप स्टार्ट करोगे तो इंक्यूबेशन सेंटर में आपको फंडिंग मिलेगी। मैं बोलता हूँ आप ये बताओ कि स्टार्ट करो, इंक्यूबेशन में हम ये बताएँगे सेल्स कैसे होती है। ठीक है, वो जो आर्ट है जो किस जिसके लिए बेसिकली धंधे बंद होते हैं। धंधे बंद क्यों होते हैं? कि हमारा बिका नहीं। तो पहले तो मार्केट वो चुनो जहाँ पे डिमांड है, फिर बिका नहीं मतलब कोर स्किल सेट पे हमारी बात, और हम प्रॉफिट बनाने की बात करें। फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है स्केल करने में, कि मुझे अब ये कोई ऐसा इंफ्रा क्रिएट करना है जिसमें 5 साल लगेंगे, दिख रहा है प्रॉफिट आएगा, लेकिन वहाँ चाहिए, है ना? तो दो दैट नैरेटिव हैज़ टू चेंज इन इंडिया कि स्टार्टअप इज़ नॉट इक्वल टू फंडिंग और वीसी या एंजल। स्टार्टअप इज़ इक्वल टू हाउ डू आई मेक प्रॉफिट फ्रॉम डे वन। तो आपके बिजनेस चलेंगे। एंड नॉट एवरी बिजनेस हैज़ टू बी स्केलेबल। ये भी थोड़ा सा हमारे यहाँ यूथ में मतलब मिथ भर दिया, मतलब कुछ भी बनाओगे तो वो 10x 50x वैल्यूएशन पे जाएगा। आप वैल्यूएशन की बात ही मत करो। आपने आज बिजनेस बनाया, आप आज कितना कमाओगे? एनी स्मॉल बिजनेस सस्टेनेबल गिविंग यू मोर देन एनी सैलरी इज ऑल्सो अ बिजनेस। इट डजंट हैव टू स्केल। हर बिजनेस नेशनल इंटरनेशनल स्केल और नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरी नहीं है। Thank you, sir. That's a wonderful advice. I hope all the young entrepreneurs who are listening this podcast will listen to sir's advice and think of not leaving their journey. ओके आपने अभी बुक्स की बात की एंड आई लाइक इट इज़ सच अ इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी सो टॉप 3 बुक रिकमेंडेशंस फॉर यूथ चलो नाइस, आपने क्वेश्चन पूछा। ज्ञान देना आसान है, इम्प्लीमेंट करना। मैं बुक्स कैसे पढ़ता हूँ? सो आई एम Yeah. नॉट एन अविड रीडर, है ना? मैं वैसा नहीं हूँ पूरी पूरी किताब पढ़ता हूँ। ये शॉर्टकट बता देता हूँ। एवरीबडी डजंट हैव टू फॉलो इट। यूट्यूब पे जाओ, जितनी भी बड़ी बुक्स है, जितनी भी अच्छी बुक्स है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट की समरी है, मैं वो सुनता हूँ। मुझे इंटरेस्टिंग होता है तो फिर मैं वो किताब खरीदता हूँ और मैं उसको बिल्कुल मुझे जहाँ से रैंडम पढ़ना होता है मैं वहाँ से पढ़ता हूँ। टॉप 3 बुक्स का नाम पूछोगे, पहली बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ लो, ठीक है, वेरी गुड बुक। दूसरी बुक पढ़ लो रिच डैड पुअर डैड। बट रिच डैड पुअर डैड में पहले ही अलर्ट कर देता हूँ, इंडियन पर्सपेक्टिव में नहीं है वो, है ना? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रिच डैड पुअर डैड को बहुत गलत तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट करके बताया है कि आप बिजनेस में पैसा लगाओ। जो मैं बोल रहा था घर मत खरीदो, घर रेंटल पे होना चाहिए। वो डेवलप्ड कंट्री में यूएस में बहुत परफेक्ट फिट होता है क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है ना? गवर्नमेंट आपको घर सब कुछ लाइफ स्टाइल एक जैसा है, वहाँ घर पे खर्चा नहीं करते, कपड़े पे ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, है ना? हमारे ऐसा नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी हमारी इंपॉर्टेंट, बट उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि बिजनेस माइंडसेट बनना चाहिए। थर्ड किताब हमारे देश में सबसे अच्छी है, गीता पढ़ लो आप, ठीक है? तो आपका ये स्ट्रेस, आपका ये जर्नी में छोड़ने का क्वेश्चन, है ना, सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि भैया कर्म करो फल की चिंता मत करो। आप वो 3 किताबें ये पढ़ लो। बाकी जितनी भी किताबें पढ़नी, किताबें बहुत है, आप इस जन्म में सब तो नहीं पढ़ पाओगे। पहले समरीज़ पढ़ो, जो आपको समझ में आता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, अगर आपका पैशन टेक्नोलॉजी है, आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ो। फिलिप कोटर, आप लोग एमबीए से अगर आए हो तो आपको सबको पता है, मैं तो एमबीए करके नहीं आया हूँ। वो बेसिक, अगर आपको भारत में धंधा करना है तो बेसिक लीगल, है ना, रूल्स, लीगल
कि लॉस पता होने चाहिए, कुछ कुछ जैसे डिपार्टमेंट्स आपको परेशान करते हैं तो आपको लॉस पता होने चाहिए। धंधा करने जाना है ना, पहले वो पढ़ो, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ बुक्स हैं लीगल की, है ना। IAS IPS बनना अगर आप चाहते हो तो फिर आपको जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन आप पेपर पढ़ो, अगर आप बुक्स भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो डेली पेपर पढ़ो। हमारा मैक्सिमम नॉलेज मेरा तो पेपर से, अगर मैं पेपर नहीं पढ़ता तो मुझे इतना जनरल नॉलेज नहीं बनता। हर चीज़ डेप्थ में पता हो ज़रूरी नहीं है। किसी चीज़ की आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहते हो फिर आप डेप्थ में 10 बुक्स पढ़ लो, बट आपको जनरल सब कुछ पता होना चाहिए। एज अ बिजनेस ओनर, एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट यू विल हैव टू क्लियर, यू नीड टू नो सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वीडियो एडिटिंग, टॉकिंग विद पीपल, ऑल काइंड ऑफ छोटा आपका बेसिकली बुक्स पढ़ने से होता है दिमाग चलना चालू हो जाता है। यू स्टार्ट टू थिंक, यू स्टार्ट टू लर्न टू थिंक, रिसर्च करने की आदत पड़ जाती है कि हमको रिसर्च करना है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास होगा नहीं। हाउ टू रिसर्च, हाउ टू टेकल, ये सब आपको किताब सिखाएंगे। बुक्स आर गुड मेंटर्स, स्पेशली इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। आपके घर में पैसा नहीं है, पुराने कुछ है नहीं कोई आपको बताने के लिए, तो बुक्स इज योर बेस्ट मेंटर। I think this was such a great recommendation and advice for the readers who are like beginning to start reading and everything. Thank you so much. थैंक यू। Thank you so much, Manoj sir, for your time and sharing your journey. It was a really inspiring moment for us, from Indore to Dubai to USA. Sir, your vision and courage showcases that how we can create a global impact. Thank you so much, sir. We wish Micromitti with continuity success. This was Amplify Podcast by Team Aagaz 3.0. Stay tuned for the next conversation. Until next time, keep learning, keep shining. Thank you. थैंक यू। Micromitti is India's leading PropTech company, revolutionizing real estate investments.